Before starting the video, let's go through the disclaimer. This video is for educational purposes only. तो आज हम JIB पेपर 1 के चैप्टर 11 को करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या क्या इश्यूज फेस कर रही है। बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत कम समय लगेगा। और सम ऑफ इंडियाज परप्लेक्सिंग economic issues encompass weak demand, jobless economic growth, rising COVID infections with multiple virus mutations, chronic unemployment and underemployment, budgeting disparities in wealth distribution, over dependence on agriculture, rising government debt, urban migration। देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, विकास तो हो रहा है आर्थिक, लेकिन किसी भी हाल में जॉब अभी भी लोगों को नहीं मिल रही। बेसिक प्रॉब्लम क्या है जॉब का, या तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोविड की वजह से हो रहा है, कोविड के नए नए वेरिएशन आ रहे हैं, नए नए म्यूटेशंस आ रहे हैं, उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे अभी भी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि सही नहीं है। गवर्नमेंट पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, लोग रूरल से एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं। ये सब बेसिक कुछ इश्यूज़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर्टी एलिविएशन की। तो पावर्टी एलिविएशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 2011-12 एस्टिमेट्स 25.7% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 13.7% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में 2011-12 के जो प्लानिंग कमीशन का एस्टिमेट था उसके हिसाब से 25.7 गाँव में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, और 13.7 शहरी क्षेत्र में BPL लोग थे। ठीक है। सम ऑफ द मेजर पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम क्या क्या हैं, कुछ फेमस आप सबको पता होंगे। IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, JGSY, मनरेगा सबको पता है, मनरेगा फुल फॉर्म याद कर लीजिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। PM स्वनिधि, स्वनिधि का भी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। स्वनिधि स्टैंड्स फॉर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, निधि आप सबको पता है। SVA स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, PM मतलब प्रधानमंत्री हो गया, निधि को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बचा SVA स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये JIB का पूरा फुल मटेरियल है और बहुत जल्दी हम लोग CIB का भी मटेरियल शुरू करने वाले हैं फ्री में, तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। जॉबलेस ग्रोथ इन विच द इकोनॉमी ग्रोज वाइल मेंटेनिंग द फॉर लोअरिंग इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो तो कर रही है, GDP ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सब ठीक है, लेकिन जॉब्स अभी भी नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जॉब्स ना होने का कि सर्विस सेक्टर ज़्यादा बूम कर रहा है, और सर्विस सेक्टर काफ़ी हद तक मशीन्स पे डिपेंड करता रहता है। ऐसा नहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जितना एग्रीकल्चर में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उतना सर्विस सेक्टर में थोड़ी ना है। तो ये भी रीज़न है कि ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक, लेकिन जॉब्स अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं। Economists refer to recent Indian growth as jobless growth since the rate of employment growth is much less than the rate of population growth। मतलब जिस स्पीड में जनसंख्या बढ़ रही है उस स्पीड में लोगों को नौकरियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, इसीलिए इसको जॉबलेस ग्रोथ की संज्ञा दी गई है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द लेबर फोर्स ग्रोथ रेट 2.3% वॉज हायर दैन दैट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट फ्रॉम 2011-12 2001 से 11 दैट इज़ 1.4%। तो 2011 के सेंसस से ये बताया गया कि पिछले 10 सालों में लेबर ग्रोथ रेट, मतलब कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स थी, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल था, वो 2.23% बढ़ा है, लेकिन जॉब्स कितनी बढ़ी है, केवल 1.4% इन 10 सालों में। तो कुल मिला के इट्स अ जॉबलेस ग्रोथ। टुडे द नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर इज ड्राइविंग द मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज अपोज टू द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए आगे बताया गया कि एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर इंटेंसिव होता है, उसमें ज़्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होता है, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। तो ये नॉलेज इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, इसीलिए इसको जॉब, एक और रीज़न है कि जॉब ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि यदि कोई ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है जिसमें कई ऑप्शंस दिए हों, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब कहा हो, तो इतने पॉइंट्स पढ़ने से आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉबलेस ग्रोथ ये आपको क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इट इज़ क्रिटिकल टू क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट्स इन द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू सपोर्ट ग्रोथ एंड रिवर्स ब्रेन ड्रेन। देखिए ये आगे बताया गया है कि बहुत ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी के नौकरियां लोगों को प्राप्त हों इकोनॉमी में, उससे कि ब्रेन ड्रेन रोका जा सके। ब्रेन ड्रेन आप सबको पता है क्या होता है कि जब इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर जाके काम करने लगते हैं, जैसे कुछ लोग दुबई साइड चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, या यूरोप चले जाते हैं, US चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये ब्रेन ड्रेन थ्योरी इसको कहा जाता है कि जब यहाँ के जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बाहर नौकरी करने लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको बाहर ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो उस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर बेहतर नौकरियाँ और अच्छे मतलब हाई क्वालिटी जॉब्स, अति गुणवत्ता वाली जॉब्स अवेलेबल कराई जाएँ। Rising inequalities. While India has one of the world's fastest growing
इकोनॉमीज इट ऑल्सो हैज़ वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटी। आगे कहा गया कि इंडिया में जितनी तेज से ग्रोथ हो रही है उतनी ही ज़्यादा अनइक्वल सोसाइटी भी है, मतलब कि भेदभाव की भावना बहुत ज़्यादा है। द रिच आर ग्रोइंग रिचर एट मच फास्टर रेट वाइल द पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल टू अर्न अ लिविंग वेज। जो अमीर लोग हैं वो और अमीर बनते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनको डेली वेज भी नहीं मिल रहा, मतलब उनको 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। इन द वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट में क्या निकल के आया? इंडिया इज नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज। इन इंडिया द टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन अर्न्स 57% ऑफ नेशनल इनकम। आप समझ रहे हैं, जो आपकी राष्ट्रीय आय है उसका 57% जो टॉप के 10% लोग हैं सिर्फ उनको प्राप्त होता है। बाकी बाकी सब लोग उसके अलावा 43% में बाकी सब चलते हैं। इसीलिए इंडिया को वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्री का खिताब मिल गया है, किसमें? वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम इंटरनेशनल, एक ऑक्सफैम भी एक एजेंसी है, एक सोसाइटी है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के हिसाब से टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कंट्रोल 77% ऑफ एंटायर नेशनल वेल्थ। इन्होंने बताया कि पहले बताया गया वर्ल्ड इन इक्वल रिपोर्ट में कि टॉप 10% 57% राष्ट्रीय आय का हिस्सा ले लेता है, और ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने भी बताया कि टॉप 10% जो है वो 77% नेशनल वेल्थ जो है उसको कंट्रोल करता है इंडिया के अंदर। कोविड हैज़ वर्सेंड एजुकेशनल गैप, स्कार्ड लेबर मार्केट एंड एम्पलीफाइड इनकम इक्वालिटी। कोविड ने सिचुएशन और ख़राब कर दी। एजुकेशनल गैप मतलब फ़र्क आ गया लोगों के बीच में। जो लेबर मार्केट थी वो भी स्कार्ड हो गई, मतलब कि उसमें भी कमी आ गई, अब लेबर भी उतना अवेलेबल नहीं रह गया। और जो इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि काफ़ी अर्बन पब्लिक जो था वो माइग्रेट कर गया ना रूरल एरिया में कोविड की वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्बन एरिया में लेबर आपके पास कम हो गया। इनकम कुल मिला के इनकम इनइक्वालिटी एम्पलीफाई हो गया, यानी और बढ़ गई है। अब देखिए उसमें नीचे रीजन भी दिया है। माइग्रेशन एंड एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। माइग्रेशन इज ऑफन द आउटकम ऑफ अ सीरीज ऑफ फैक्टर। माइग्रेशन जो होता है, मतलब जब गांव के लोग शहर में जाएं या शहर के लोग गांव में जाएं, उसको माइग्रेशन बोल सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जो पलायन करते हैं उसको माइग्रेशन कहा जाता है। तो माइग्रेशन के पीछे कई रीजन्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, मतलब आर्थिक हो गए, सामाजिक हो गए, राजनीतिक हो गए, ये सभी। और उसमें भी जब एनवायरनमेंट कंडीशंस चेंज होती हैं, देखिए कोई आदमी कम पैसे में तो आदमी गुजारा कर सकता है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट ख़राब है, मान लीजिए सांस लेने के लिए प्रॉपर साफ़ हवा ही नहीं है या पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, तो आदमी वहाँ कैसे रहेगा? तो ऐसे केसेस में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हैपहज़ार्ड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माइग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डिवेस्टेटिंग रिपरकशंस ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज ऑन ह्यूमैनिटी। पर्यावरणीय जो आपका चेंज हो रहा है वो सबसे बुरा उसका एरिया जो है तो वो है माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन और इन माइग्रेशन, दो तरह के माइग्रेशन बताएं इसमें। आउट माइग्रेशन क्या होता है? एनवायरमेंटल प्रेशर से होता है। आप कहीं रहते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है अच्छा, आपको पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, लेने के लिए साफ हवा नहीं है, ठीक है, या वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है, तो ऐसे में इसको आउट माइग्रेशन होते हैं। वेदर बहुत मतलब अगर वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है तो आपको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, दैट इज आउट माइग्रेशन। owing to over exploitation of local natural resources. इन माइग्रेशन हैज़ द पोटेंशियल टू एसिलेट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब होता है आउट, कहीं से अगर आउट माइग्रेशन हो रहा है तो कहीं पर इन भी तो हो रहा होगा ना, वहाँ पे जा भी रहे होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, सपोज एक जगह में ऐसा एनवायरमेंट है वहाँ पे 100-200 लोग रह रहे थे, ठीक है, 100 लोग मान लेते चलिए। अब वहाँ से किसी और गाँव से पलायन होकर के मान लीजिए उसमें 70 लोग और आ गए, अब वहाँ पे 70 लोग हो गए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज तो अभी भी उतने ही है ना। तो ऐसे में ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है उन नेचुरल रिसोर्सेज को जो 100 लोगों के हिसाब से एनवायरनमेंट में थे, अब उसको 150 लोग यूज़ कर रहे हैं, 170 लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। और ख़ास बात ये भी आगे कही गई कि जो माइग्रेंट्स होते हैं वो उस जगह से उनको किसी तरह का लगाव नहीं होगा ना। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मैदानी क्षेत्र से पहाड़ों पे जाके बस जाए, तो जो जो ओरिजिनल पहाड़ पे लोग रह रहे होंगे उन्हें पता है कि वहाँ का सर्वाइवल टेक्निक्स क्या हैं, वो उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ परमानेंट रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, उनकी पुश्तें वहाँ रह रही हैं। लेकिन जो माइग्रेट करके गया है उसका काम क्या है, उसे सिर्फ साफ़ पानी चाहिए और अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, चाहे उसके लिए उसे कुछ, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसका उस जगह से कोई अटैचमेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब माइग्रेट होता है, जहाँ पर भी इन माइग्रेशन जहाँ पर भी हो रहा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट और ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब इसकी पॉसिबल रेमेडीज़ यानी क्या क्या इसके तरीके हैं कि इसको सही करने के। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल रीजन्स टू सिटीज़ इज राइजिंग, अ न्यू मिडिल क्लास इज फॉर्मिंग विद होप्स फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेशन हो रहा है और एक नए तरह का मध्यम वर्ग तैयार हो रहा है जो बेटर लिविंग कंडीशंस चाहता है शहरों के अंदर। A concerted effort is needed in the direction of making farmers get नॉन फार्मर सेक्टर जॉब। इसलिए गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि फार्मर्स को नॉन फार्मर जॉब दी जाए। किस तरह की जॉब्स? जैसे कि अभी तक एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं, अब अगर वेदर ख़राब हो गया या बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो ऐसे में फसल ख़राब हो गई तो किसान क्या करेगा? इसलिए नॉन फार्म सेक्टर जॉब्स को भी बढ़ाया जा रहा है।
जैसे कि पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुद्रा योजना को गाँव गाँव में बढ़ावा दिया, अंबेडकर योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, विश्वकर्मा योजना को बढ़ावा दिया। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि धीमे धीमे एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग हैं वो अन्य सेक्टर में भी अपने पाँव पसारें, जिससे अगर एग्रीकल्चर उनकी फसल खराब भी हो जाए तो उनका जीवन यापन में दिक्कत ना आए और वो माइग्रेट ना करें। बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसीलिए नॉन फार्म सेक्टर जॉब्स में सब्सिडी ज़्यादा होती है। आपने नोटिस भी किया होगा लोन वगैरह देते वक्त कि इसमें सब्सिडी ज़्यादा रहेगी या इसमें इंटरेस्ट रेट कम रहता है, इसमें प्रॉफिट लिंक्ड वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव रहता है। कुल मिला के कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अन्य सेक्टर में स्विच करें, लेकिन बहुत स्लोली और बहुत ईजिली, सो दैट द फार्म कम्युनिटी डज नॉट हैव टू कम्यूट टू अ टिपिकल अर्बन सेटलमेंट विच हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ सोशल हजार्ड्स। ठीक है, ये बताया गया इसलिए किया यार, जिससे कि लोग अर्बन सेटलमेंट की तरफ ना जाएं जिसके अपने ही सामाजिक दुष्परिणाम हैं, सोशल हजार्ड। अब पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में आखिरी बात करी गई है। द साइक्लिकल स्लो डाउन दैट ऑलरेडी हैड कमेंस्ड इन इंडिया बिफोर द ब्रेकआउट ऑफ पैंडेमिक वाज बर्स्टन बाय द एपिडेमिक। ये कहा गया है कि देखिए, जब 2019 में कोविड आया उससे पहले भी इकोनॉमी को बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन कोविड की वजह से वो और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई, मतलब और ज़्यादा तुरंत हो गई। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। आगे ये बताया गया कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली, करेंसी एंड फाइनेंस 2021-22। उसके हिसाब से आरबीआई ने कहा है कम से कम 13 साल अभी और लगेंगे कोविड-19 का जो भी लॉसेज हुए हैं उनको रिकवर करते करते, मतलब इकोनॉमी को नॉर्मल आते आते। तो 2034-35 तक तो कुछ नहीं हो रहा, ये भूल जाइए। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को सब क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।